हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री। देखिए इससे बात करने से पहले इसके वीडियो लेक्चर हम आपको लगभग 3 या 2 वीडियो लेक्चर हम आपके पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है, तो काफी लोगों के मैसेज भी आ रहे थे और फोन कॉल्स भी आ रहे थे कि जो है क्लास है कंटिन्यू करवाई जाए। ठीक है, तो हमने सोचा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका जो शेड्यूल रहा वह जो है आपके 13 तारीख से 13 मार्च से आपके पेपर होने हैं। ठीक है, तो उससे पहले जितने भी वीडियो हम आपके 7 सेमेस्टर के लिए आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, वो यदि आपने हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज उसकी जो प्लेलिस्ट होगी वह हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका लिंक दे दिया जाएगा आपको। और इससे जुड़ी जितनी भी आपकी वीडियोस होंगी उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री के बारे में। तो देखिए फॉरेस्ट्री से काफी वीडियो हम आपको दे चुके हैं, जो भी आपका बचा हुआ पोर्शन है वह हम आपको अगली 1 या 2 वीडियो में आपको पूरा का पूरा मटेरियल है वह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। देखिए फॉरेस्ट्री को जानने से पहले सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि जो है आपका फॉरेस्ट किसे कहते हैं। फॉरेस्ट बात आई, फॉरेस्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले एक चीज जानिए कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं, यानी कि जंगल किसे कहते हैं। ठीक है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। सिंपल सी भाषा में कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जंगल किसे कहते हैं, तो यानी कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं। तो फॉरेस्ट क्या होता है, देखिए अब काफी लोग उसमें कहेंगे कि जो भी आपके पेड़ खड़े हुए होते हैं, या कई प्रकार के जो भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसका जो साइंटिफिक जो भी आपका किताबों में जो इसका आंसर मिलेगा वह फॉरेस्ट के लिए क्या कैटेगरी बनाई गई है। देखिए एक तो जो फॉरेस्ट का एरिया होना चाहिए वह 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। कितना, जितने में जो आपका ट्री कवर होता है, ट्री कवर एरिया कितना होना चाहिए, ट्री कवर एरिया जो है 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, यह आपकी पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि जो इसकी कैनोपी डेंसिटी होती है, क्या होती है, कैनोपी डेंसिटी होती है, वह आपकी कितनी होनी चाहिए। जो आपकी कैनोपी डेंसिटी होती है वह कितनी होनी चाहिए, 10% से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10% से अधिक होनी चाहिए। क्या, कैनोपी डेंसिटी। अब बात आई कैनोपी डेंसिटी क्या होता है। बात आई कि कैनोपी डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले फॉरेस्ट के बारे में जान लीजिए कि फॉरेस्ट हमने आपको बता दिया कि फॉरेस्ट एक होता है आपका ट्री कवर, जिसे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर 2 प्रकार का होता है। देखिए एक तो होता है ट्री कवर और दूसरा होता है फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट का मतलब होता है यदि उन जो आपके ट्री है यदि उनका एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो उसे हम फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और वही एरिया यदि 1 हेक्टेयर से कम है तो उसे हम फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, कैनोपी डेंसिटी जो है, यदि कैनोपी डेंसिटी उन ट्रीज की 10% से अधिक है तब तो हम ऐसी कंडीशन में उसे हम फॉरेस्ट में इंक्लूड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो ये 2 चीजें जो है आपको, पहली ट्री कवर एरिया होना चाहिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा, और दूसरा कैनोपी डेंसिटी उसकी 10% से अधिक होनी चाहिए, तो उसे हम फॉरेस्ट में इंक्लूड करते हैं, या फॉरेस्ट में ऐसे वृक्षों को फॉरेस्ट कवर में गिना जाता है। देखिए पहली, अब बात आई कैनोपी डेंसिटी की। तो कैनोपी डेंसिटी क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। कैनोपी डेंसिटी, अब देखिए कैनोपी डेंसिटी से पहले एक वर्ड आपको यदि पता नहीं है, ये जो आपको पहले लिखा हुआ है कैनोपी, तो कैनोपी किसे कहते हैं उसे भी समझ लेते हैं। देखिए ये आपका होता है वृक्ष। ठीक है, ये आपका जो वृक्ष दिख रहा है इसकी जितनी भी कैनोपी का मतलब है यहां से लेकर के यहां तक जो भी आपका जितना घिरा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है स्टेम के ऊपर का जितना भी पार्ट आपका ग्रीन है, कितना, जितना भी पार्ट आपका
ग्रीन दिखाई दे रहा है, जो कि ब्रांचेस और लीफ से आपका ढका हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह देते हैं कैनोपी। और देखिए कैनोपी, अब इसी को यदि हम परसेंटेज में डिवाइड कर लें तो वही आपका कैनोपी डेंसिटी हो जाता है। जैसे कि मान लिया कि जो आपका कोई एरिया है, और मान लिया यह आपका 2 हेक्टेयर एरिया है, कितना है 2 हेक्टेयर मान लिया, इसमें जो है आपके पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें जो है आपके पेड़ लगे हुए हैं। तो ये जो आपके पेड़ लगे हुए हैं, इनका जो ऊपर का जो पोर्शन है, जितना ये आपका कवर कर रहा है, वह आपका क्या कहलाएगा, जितना आपका ये कवर कर रहा है। अब देखिए इसमें ऊपर से आने वाला जो भी आपका प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, यदि यदि यह सूर्य का प्रकाश जमीन तक आ पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसी कंडीशन को हम कह देते हैं कि जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, ऐसी कंडीशन में हम फॉरेस्ट को कई भागों में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो इतना समझिए कि जो भी आपका फॉरेस्ट होता है, यानी कि जो भी आपका ट्री होता है, जो भी आपका ट्री होता है, जितना पोर्शन ये जो दिख रहा है, ये टोटल, यह तो हो गया आपका क्राउन। क्राउन का मतलब होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं मुकुट। तो स्टेम के ऊपर का जितना भी भाग आपका ये बनाता है, उसे हम क्राउन कह देते हैं। लेकिन क्राउन के अलावा जैसे आपका ये जो आपका एरिया है, जो भी आपका एरिया दिया हुआ है, इसमें जितने वृक्ष, जितना भी एरिया आपका किससे, इस लीफी वेजिटेबल से है, लीफी, और जो आपका क्राउन से ढका हुआ एरिया है, वही आपका कैनोपी डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए, कैनोपी डेंसिटी यानी कि जितना ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, उससे हमारा ढका हुआ नीचे वाला जो जो आपकी जमीन है, वह कितनी जमीन ढकी हुई है, उसी को हम कह देते हैं कैनोपी डेंसिटी। और उसी लैंड की, जो भी आपकी जिस जमीन पर आपका फॉरेस्ट लगा हुआ है, जो भी आपके पेड़ लगे हुए हैं, उसका यदि हम परसेंटेज निकालें और यदि वह 10% से अधिक होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या बताना पड़ेगा कि यह जो है आपका फॉरेस्ट है। एक काम करना, गूगल पर जाना और गूगल पर जाकर सर्च करना कि फॉरेस्ट, ठीक है, तो आपको काफी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो उसमें कई प्रकार के फॉरेस्ट दिखाई देंगे। जैसे एक तो फॉरेस्ट की कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी, एक तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब ये जो कंडीशन दिखाई दे रही है, इसमें यहां से प्रकाश जमीन तक आ सकता है, यहां से प्रकाश जमीन तक आ सकता है। तो ये जो कंडीशन दिखाई दे रही है, ये जो है आपके इसी प्रकार से फॉरेस्ट को कई भागों में क्लासिफाई किया गया है। जैसे एक तो देखिए, सबसे पहले एक आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरा आता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, और तीसरा आता है आपका ओपन फॉरेस्ट। अब देखिए, यदि हमारी कैनोपी डेंसिटी, यदि ट्री कवर की जो आपकी कैनोपी डेंसिटी है, यदि वह 70% से अधिक है, कितनी है, 70% से अधिक है, तो ऐसी कैटेगरी को हम वेरी डेंस फॉरेस्ट में गिनते हैं। ठीक है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में 40 से 70% तक यदि कैनोपी डेंसिटी होती है, तो उसे हम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में इंक्लूड करते हैं। ओपन फॉरेस्ट में 40% से कम होती है, कितनी होती है, 40% से कम होती है, तो ऐसे फॉरेस्ट को हम ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को हम ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट किस कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसा फॉरेस्ट जिसकी कैनोपी डेंसिटी 70% से 70% से अधिक होती है, मोर देन 70%, इज नॉन एज ए वेरी डेंस फॉरेस्ट। और यदि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की यदि बात की जाए, तो उसकी जो कैनोपी डेंसिटी होती है, वह आपकी 40 से 70% तक होती है। ओपन फॉरेस्ट की यदि हम बात करें, तो ओपन फॉरेस्ट में 40% से कम होती है कैनोपी डेंसिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर।
अब इसी को थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे ये आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट इस प्रकार से होगा कि इसमें जो है आपका सूर्य का जो प्रकाश होगा वह हमारे जमीन तक पहुंचने में उसे कठिनाई कठिनाई होगी। और हो सकता है कि आपने देखा होगा कि जो आपका वृक्ष होता है, कोई भी वृक्ष होता है, जैसे आपके घर के बाहर कोई वृक्ष खड़ा हो, उसकी जो ऊपर जो डेंसिटी देखते हैं आप, वो बहुत ही घना होता है। तो घने जंगल जो होते हैं उसी को हम वेरी डेंस फॉरेस्ट कह देते हैं। लेकिन जो भी आपके देखिए ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में हम आपको अंतर बताना थोड़ा सा शायद, देखिए ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में क्या अंतर होता है समझ लीजिए कि जो आपका ट्री कवर होता है वह आपके जैसे आपके घर के बाहर यदि कोई एक वृक्ष खड़ा हुआ है और थोड़ी दूर पर जाकर के एक वृक्ष खड़ा हुआ है, थोड़ी दूर पर जाकर के दूसरा वृक्ष खड़ा हुआ है, तो पेड़ लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से यदि वृक्ष लगे हुए हैं तो उसे हम कहेंगे ट्री कवर। ठीक है। और दूसरा, यदि यदि यही एरिया आपका 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो जाए और उसकी कैनोपी डेंसिटी जो है वह आपकी 10% से ज्यादा हो जाए तो उसे हम फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ट्री कवर होता है जो भी आपका दिख रहा होगा, जो भी आपके घरों के बाहर या आपके खेतों पर कहीं पर भी 1 या 2 3 4 5 पेड़ तक आपको लगे हुए दिखाई देते हैं, उनका जो एरिया है वह 1 हेक्टेयर से कम होता है। और कैनोपी डेंसिटी यदि 10% से कम है तो उसे हम ट्री कवर में गिनेंगे। और यदि वही कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक है और उसका जो एरिया है वह 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो ऐसी कैटेगरी में हम उसे क्या फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। तो अब फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसा फॉरेस्ट जिसकी डेंसिटी बहुत अधिक है, जिसे जिसकी डेंसिटी बहुत अधिक है और सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है, धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा, इसमें जो है कुछ जो सूर्य का प्रकाश होगा वह जमीन तक कुछ हद तक आ पाएगा, कुछ जमीन तक आ पाएगा। ठीक है। अब दूसरा जो आपका ओपन फॉरेस्ट होता है वह कुछ इस प्रकार से होगा, एक पौधा यहां होगा, दूसरा पौधा यहां होगा, तीसरा पौधा यहां होगा। तो इस प्रकार से इसमें जो आपका एकदम खुला हुआ आपको जंगल दिखाई देगा, खुला हुआ जंगल दिखाई देगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा और क्लियर करना है तो आप क्या करना, गूगल पर जाना और सर्च करना वेरी डेंस फॉरेस्ट, आप उसकी इमेज देखना, उसके बाद सर्च करना मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, उसकी इमेज देखना, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर सर्च करना ओपन फॉरेस्ट, आपको बिल्कुल क्लियरली कट समझ में आ जाएगा कि इन तीनों में कितना अंतर होता है। ठीक है। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय दिया इस बात को समझाने के लिए। और इस चीज को फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको समझने से पहले हमें फॉरेस्ट के बारे में अच्छी सी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि यदि कोई हमसे फॉरेस्ट के बारे में कोई जानकारी पूछ दे, यदि कोई पूछ दे कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, फॉरेस्ट क्या होता है, और उसके बारे में ही हमें मालूम नहीं है तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर आप समझ गए होंगे, फॉरेस्ट किसे कहते हैं, यदि वह एक हेक्टेयर से ज्यादा एरिया है और कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक है तो उसे हम फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड करते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट 70% से अधिक होता है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट 40 से 70% होता है और ओपन फॉरेस्ट 40% से कम होता है। ऐसे फॉरेस्ट को हम ओपन फॉरेस्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कैनोपी हमने आपको बता दिया कि जितना भी पोर्शन आपका, देखिए एक चीज हम आपको समझा दें, यहां से लेकर के ये जो क्राउन बन रहा है, जो भी आपका मुकुट सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कह देते हैं क्राउन। क्या कह देते हैं? क्राउन कह देते हैं। लेकिन जितना एरिया इसने घेरा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, इसे हम कह देते हैं कैनोपी। इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कैनोपी कह देते हैं। ठीक है। अब इसी एरिया को जब यदि हम लैंड में और जो भी आपका एरिया में लगा हुआ है उसके हिसाब से यदि हम उसका परसेंटेज निकालते हैं तो वही आपका कैनोपी डेंसिटी कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, लगे क्या होते हैं हमारे फॉरेस्ट में? ट्री। तो अब बात करते हैं ट्री की, कि ट्री किसे कहते हैं, ट्री किसे कहते हैं, ट्री किसे कहते हैं।
हो सकता है कि कहीं पूछ ले कि ट्री किसे कहते हैं, तो ट्री अ वुडी पेरिनियल विद अ सिंगल मैन स्टेम, अ वुडी पेरिनियल, पेरेनियल सिंगल मेन स्टेम, मेन स्टेम, एक स्टेम होगा और उसके ऊपर जो भी आपका पेरिनियल वुडी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा उसे हम कहते हैं आपका एक ट्री। तो ये आपका ट्री होता है जो कि आपका मेन स्टेम, जिसमें सिर्फ एक ही मेन स्टेम होता है, सिर्फ एक ही मेन स्टेम होता है, और उसपे ऊपर जो है आपका क्या दिखाई देगा, पेरेनियल वुडी, पेरेनियल दिखाई देगा, क्या, पेरेनियल विद अ सिंगल मैन स्टेम, उसे हम वुडी कह देते हैं। अब देखिए बोल किसे कहते हैं। अब ये जो आपका ट्री है, ट्री, ट्री में ही आपसे पूछ दिया जाता है कि बोल किसे कहते हैं। ये जो आपका बना हुआ दिख रहा है ट्री, ट्री में ये आपका स्टेम होता है, तो फॉरेस्ट्री की भाषा में ये जो इसका स्टेम होता है, इसी स्टेम को हम क्या कह देते हैं, इसी स्टेम को हम बोल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसी स्टेम को हम बोल कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी के अलावा जैसे आपसे पूछ लिया जाए श्रब किसे कहते हैं, जो भी आपकी श्रब्स होती हैं, श्रब्स को हम हिंदी में कहते हैं झाड़ियां, श्रब्स को हम हिंदी में कहते हैं झाड़ियां। तो देखिए झाड़ियां किसे कहते हैं, मतलब श्रब्स किसे कहते हैं, ऐसी वुडी पेरिनियल, वही आपका वुडी पेरिनियल तो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, 0.5 से 0.5 मीटर से तो अधिक होगा, लेकिन 5 मीटर से छोटी होगी। श्रब्स जो होती हैं आपकी 0.5 मीटर से उनकी ऊंचाई तो अधिक होगी, लेकिन 5 मीटर से कम होगी। तो ऐसी कंडीशन वाली जो भी आपके ट्री होते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं, श्रब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, श्रब्स कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। दूसरा देखिए ब्रेस्ट हाइट किसे कहते हैं। देखिए ये सभी फॉरेस्ट्री के टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, इसको जानना बहुत जरूरी है और इसी से क्वेश्चन आपके जो है पूछ लिए जाते हैं। देखिए ब्रेस्ट हाइट किसे कहते हैं, ब्रेस्ट हाइट किसे कहते हैं, ब्रेस्ट हाइट, ये आपका पेड़ होता है, यहां से लेकर के जितना भी आपका व्यास, जितना भी आपको डायमीटर दिख रहा है इसका स्टेम का जितना भी डायमीटर होता है, यानी कि ये जो आपका स्टेम है, मान लिया कि ये आपका स्टेम है, हमने क्या किया, किसी भी मेजरमेंट करने वाले, मान लिया कि आपका इंची टेप हो गया, या कोई भी मेजरमेंट करने के लिए हमने इसका जो भी टोटल व्यास है, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात कि ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका स्टेम है किसी भी ट्री का, ये आपका एक स्टेम है। ठीक है, अब इसका जितना भी व्यास है, जितना भी व्यास है खड़े हुए ट्री का, स्टैंड ट्री का जितना भी आपका व्यास है, इसको यदि हम मापे तो जितना भी इसका व्यास आएगा वह आपका क्या कहलाएगा, ब्रेस्ट हाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रेस्ट हाइट कहलाएगा। ठीक है, ब्रेस्ट हाइट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा कुछ चीजें और समझ लीजिए, जैसे कि आपको 3 वर्ड आपने सुने होंगे, एफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, और रिफॉरेस्टेशन होता है, रिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब देखिए इनमें क्या क्या अंतर होता है पूछ लिया जाता है। देखिए एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है द एस्टेब्लिशमेंट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्री, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्री, मतलब जो भी, या फिर हम इसे कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगलों को लगाना, जंगलों में जो भी आपके ट्रीज लगाए जाते हैं उनको लगाना, उनको लगाने की क्रिया क्या कहलाती है, एफॉरेस्टेशन कहलाती है। यानी कि फॉरेस्ट को लगाना ही एफॉरेस्टेशन कहलाता है। हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, फॉरेस्ट को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पहले हमने जंगल को काटा और काटने के बाद हमने उसे पुनः लगाया, यानी कि पहले हमने उसे हार्वेस्ट किया
और हार्वेस्ट करने के बाद फिर हमने उसमें क्या किया, एफॉरेस्टेशन किया, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे कह देते हैं रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये तीनों वर्ड आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगलों को लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। जंगलों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और आपका जंगलों को काटकर उसे पुनः उसका एस्टेब्लिशमेंट करना या उसे लगाना रीफॉरेस्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रीफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला जो आता है वह क्या है आपका, देखिए पूछा जाता है आपसे, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो आपका विंड ब्रेक होता है और शेल्टर बेल्ट होती है, विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है या इसके कुछ भी आपको इसमें आने वाले जो भी टर्म है वह पूछ लिए जाते हैं। देखिए विंड ब्रेक क्या होता है, विंड ब्रेक के लिए आप एक चीज याद रखिए, एनी स्ट्रक्चर, एनी स्ट्रक्चर, एनी स्ट्रक्चर, कहीं भी आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे उसमें पहले से ही लिखा होता है एनी स्ट्रक्चर। एनी स्ट्रक्चर का मतलब होता है, पहली बात तो ये समझिए कि विंड ब्रेक हम कहते किसे हैं, तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो कि हमें आने वाली हवा से हमारी फसलों की सुरक्षा करता है, यानी कि उसकी जो विंड वेलोसिटी को रिड्यूस करता है, उसे हम विंड ब्रेक कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वह जो है आपका कोई वृक्ष के द्वारा या कोई झाड़ी के द्वारा ही आपका हवा को रिड्यूस किया जा रहा हो, यानी कि वह प्रोटेक्शन देती है विंड वेलोसिटी से हमारी फसलों को। जो भी आपकी क्रॉप्स लगी हुई हैं, यदि हवा तेज चलती है तो हमारी फसलें क्या हो जाती है, उनकी लॉजिंग हो जाती है, वह गिर जाती हैं, जिससे जिससे हमारे जो प्रोडक्शन होता है उसमें कमी आ जाती है। तो इस प्रोडक्शन की कमी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है हम क्या करते हैं, ऐसी विंड ब्रेक्स लगा देते हैं। विंड ब्रेक्स में हम या तो सिंगल रो ऑफ ट्रीज लगाते हैं, पहली बात, या तो सिंगल रोज ऑफ ट्री लगाते हैं, सिंगल रो, एक रो हम ट्री की लगा देते हैं। मान लीजिए ये ट्री लग गए, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फसलों को बो दिया। तो यहाँ पर हमने फसलों को बो दिया, तो यहाँ से जो भी आपका हवा आएगी तो ये ट्री के होते हुए इस प्रकार से निकल जाएगी, तो हमारी जो फसलें हैं वह बच जाएंगी। जो हमारी फसलें हैं उनको विंड वेलोसिटी से बचा लेगी, तो हमारी फसलों की लॉजिंग, जो भी आपकी क्रॉप्स है वह नहीं गिरेगी, वह लॉजिंग नहीं होगी, तो आपका जो प्रोडक्शन है वह भी कम नहीं होगा, वह भी उसमें भी लॉस नहीं होगा। तो विंड ब्रेक में सबसे पहली बात तो एक चीज याद रखनी है, क्या कि हो सकता है उसमें कोई भी स्ट्रक्चर, हम दीवार बनवा दें, हम कांटे लगवा दें, हम जो है क्या करें, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर और पेड़ों की भी सहायता ले सकते हैं और इसमें सिंगल रो लगाते हैं। शेल्टर बेल्ट में हम क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट में मल्टीपल रो लगा देते हैं, किसकी, मल्टीपल रो लगा देते हैं हम, किसकी, आपके ट्रीज की। तो इससे भी हमें हमारी फसलें हम इस तरफ बो देते हैं और हमारी फसलें जो है बच जाती हैं, रिड्यूस कर देती हैं हवा विंड वेलोसिटी को, जिससे हमारी फसलें गिरने से बच जाती हैं। ठीक है, अब देखिए चीज यहाँ पर पूछी जाती है कि जो आपकी सुरक्षा होती है, एक होता है आपका, जैसे मान लिया कि ये जो है आपका माउंटेन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, माउंटेन हो गया, इधर होता है विंड वार्ड साइड, इधर का जिधर से हवा जा रही होती है उसे कहते हैं विंड वार्ड साइड, ठीक है, और इधर होता है लीवार्ड साइड, इधर होता है लीवार्ड साइड। हमने क्रॉप को ग्रो किया है इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। अब यहाँ पर हम या तो मान लें माउंटेन है, और या फिर हम यहीं पर किसी भी ट्रीज को, ऐसे ट्री जो कि कैसे होंगे, हमने लगाए होंगे विंड ब्रेक्स या शेल्टर बेल्ट की भांति, तो उनका जो हवा का मूवमेंट होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, वह कुछ इस प्रकार से होगा, और हमारी हवा जो है, वह जो हमारी वायु है, जो विंड स्पीड है, वह इस प्रकार से निकल जाएगी और रिड्यूस्ड हो जाएगी, ताकि जो है, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी विंड होती है या शेल्टर बेल्ट होती है, वह क्रॉप को विंडवार्ड साइड में
प्रोटेक्शन देती हैं या लीवार्ड साइड में प्रोटेक्शन देती हैं। तो जो आपकी शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक होती है वह जो है आपकी क्रॉप्स को लीवार्ड साइड में क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है। तो जिधर से हवा आ रही होती है उसे हम कहते हैं विंडवार्ड साइड, और जिधर की ओर हवा जा रही होती है उसे हम कहते हैं लीवार्ड साइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया आपका विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, इसमें शेल्टर बेल्ट में हम मल्टीपल रो ऑफ ट्री लगाते हैं, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ट्री ही लगाते हैं और इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आगे देखिए, काफी चीजें आपने शायद इसमें पढ़ी भी होंगी। पोलार्डिंग आता है, पोलार्डिंग होता है, दूसरा होता है आपका कॉपाइसिंग होता है, और पोलार्डिंग होता है। पोलार्डिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी नेचुरल रीजनरेशन, शायद हमने इस टॉपिक को आपको पढ़ा दिया है। पोलार्डिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी फसल को कोई भी आपके ट्री होता है उसके ट्री को हम क्या करते हैं 2 से 5 मीटर कह लें या फिर 4 से 6 फीट की ऊंचाई से उसको हम काट देते हैं। तो ऐसी क्रिया आपकी पोलार्डिंग कहलाती है। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई जो उसकी हाइट होती है, कितनी हाइट से काटा जाता है यही पूछा जाता है, ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। कॉपाइसिंग में हम 15 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम काट देते हैं, ग्राउंड लेवल से 15 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से हम काट देते हैं, तो उसे हम कॉपाइसिंग कहते हैं। और इसमें जो आपकी हानि होती है वह किस प्रकार से होती है कि जब उसमें नए कल्ले यानी कि नई बर्ड्स निकलती हैं, मान लीजिए ये आपका ट्री है और इसको हमने ग्राउंड लेवल यानी कि नीचे से काट दिया 15 से 25 सेंटीमीटर का मतलब ज्यादा से ज्यादा आप समझ लीजिए 15 से 25 सेंटीमीटर कितना होता है, जो भी आपकी एक स्केल आती है, ये जो स्केल आती है ये आपकी कितने की होती है, ये जो है आपकी 30 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत ही 15 से 25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया बहुत ही ग्राउंड लेवल से ही हम इसको काट देते हैं, बहुत ही निचली अवस्था से। तो जितने भी ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं, जो भी चारागाह में चरने के लिए जाते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, इसमें दोबारा से बर्ड्स निकलती हैं, कल्ले निकलते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो दोबारा से इसका रीजनरेशन होता है, इनका क्या होता है पुनरुत्पादन जिसे हम बोलते हैं, और जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वह इनको क्या कर लेते हैं, ग्रेज कर लेते हैं, मतलब इसको चर लेते हैं। ठीक है, तो यह इससे हानि होती है। जबकि पोलार्डिंग में ग्रेजिंग एनिमल से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, इसको हम जमीन से काफी लगभग 2 से 5 मीटर कह लें या 4 से 6 फीट की ऊंचाई कह लें, इतनी ऊंचाई से लगभग हम मिनिमम इसको हम काट देते हैं। तो यह होता है आपका पोलार्डिंग, और दूसरा होता है आपका कोपासिंग। इनकी जो है सिर्फ आप हाइट याद रखिए, हाइट कितनी होती है 15 से 25 सेंटीमीटर की हाइट पे हम काटते हैं कोपासिंग में, और पोलार्डिंग में हम 2 से 5 मीटर या 4 से 6 फीट की ऊंचाई से हम काट देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए अगला जो कुछ आपके एक्ट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब बना था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब बना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सन 1927 में ईस्वी में बनाया गया। दूसरा है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स 1973 एंड अमेंडमेंट 1991 एक्ट रूल्स 1973 में रूल्स दिया गया 1973 में, और जो आपका अमेंडमेंट था वह कब 1991 में। ठीक है, उसके बाद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब चलाया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चलाया गया सन 1980 में। कब चलाया गया, सन 1980 में चलाया गया। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन
अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट चलाया गया 2006 में। कब चलाया गया? 2006 में चलाया गया। ठीक है, अब देखिए यहीं से पूछ लिया जाता है कि ये तो आपके एक्ट हो गए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स 1973, अमेंडमेंट हुआ उसका 1991 में, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में चलाया गया, द वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006 में चलाया गया। जंगल से जो भी आपके एक सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा, जिनकी अभी कुछ समय पहले ही डेथ हो गई है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है, उन्होंने क्या किया था, एक आंदोलन चलाया था, और वह आंदोलन किससे संबंधित है? फॉरेस्ट से ही संबंधित है, जिसमें जिस आंदोलन को हम कहते हैं चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। पूछ लिया जाता है किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, जो कि एक समाज सेवी के रूप में कार्य करते थे। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, जिनकी अभी कुछ समय पहले ही डेथ हो गई है। तो इनका क्या काम था? जो भी व्यक्ति पेड़ को काटने के लिए जाता था, उस पेड़ से वह चिपक जाते थे, उस पेड़ से वह चिपक जाते थे और कहते थे कि जो है पहले हमें काटिए, उसके बाद पेड़ को काटना। तो इस प्रकार से उन्होंने काफी जंगलों को और काफी पेड़ों को बचाया था। तो इसीलिए इस आंदोलन को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। क्या नाम दिया गया? चिपको आंदोलन, जिसके फादर या जिसके जनक सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। तो आज की थी हमारी जानकारी इतनी, लगभग आपके लिए पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, और जितना भी हो सके आपसे ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, और अब आपको लगातार कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दिया करें, ताकि हमें थोड़ा सा उत्साह मिलता है, हमें भी थोड़ा लगता है कि अच्छा हम कुछ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा करिए ताकि हमें भी लगे, और आपके लिए हम इतना सब करते हैं और बाकी ज्यादा फालतू की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।